नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक, जिसका नाम रहने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब के लिए आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो ना, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर आने वाले हैं वो क्वेश्चन जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। सिलेक्शन देने वाले का मतलब, कोई भी अगर आप चैप्टर देखते हो या केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, यानी परमाणु संरचना के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री यहीं से शुरू होती है, परमाणु से। ठीक है ना। तो रसायन विज्ञान जो है उसके अंदर परमाणु का महत्व इतना ज़्यादा है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछना बनता है। तो हम पढ़ेंगे आज बहुत ही अच्छे से प्यारे से तरीके से कि परमाणु होता क्या है। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री करवाई जाएगी, आपको थ्योरी करवाई जाएगी बिल्कुल वहाँ। उसके बाद क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। और अगर आप पहले हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी एक बात याद रखा करो यार, अगर आप वीडियो देखते हो और आपको पसंद आती है ना, तो 2 काम ज़रूर किया करो। एक तो लाइक कर दिया करो, एक कमेंट करके बता दिया करो वीडियो कैसी लगी। क्योंकि इससे है, सब्सक्राइब करो ना करो, शेयर करो ना करो, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन एक लाइक एक कमेंट तो बनता है, क्योंकि आपके लिए हम कंटेंट तैयार करके इतनी मेहनत करते हैं। आपकी 2 सेकंड 3 सेकंड लगती है, उससे हमें खुशी मिलती है यार। लाइक आता है तो हमें खुशी मिलती है, हम एनर्जाइड होते हैं, यानी हमारे अंदर ऊर्जा जो होती है वो उसका स्तर बढ़ता है। कर दिया करो, ठीक है ना। लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। हम पढ़ते हैं एटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना दूसरा लेक्चर है। उसके अंदर हमने थ्योरी की थी, कुछ मॉडल थे उनके बारे में बताया था पिछले वाले लेक्चर के अंदर। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल आसान से आसान तरीके से। सबसे पहले यहाँ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, एटम क्या है, परमाणु क्या है। तो मैं आपके थोड़े से नॉलेज के लिए पहले बता देता हूँ। सबसे पहले जो परमाणु का जिक्र किया था महर्षि कर्णाद ने किया था। किसने किया था? महर्षि कर्णाद ने। ठीक है, कब किया था? तो 600 से 500 ईसा पूर्व की बात है, महर्षि कर्णाद ने किया था। और ये हमारे भारत के थे। कहाँ के थे? तो इलाहाबाद के थे। केमिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान दिया बेचारों ने। ठीक है, और इन्होंने बताया भी पदार्थ जो होता है वो पदार्थ किससे बना होता है? तो परमाणु से बना होता है। ठीक है, इन्होंने बताया भी पदार्थ जो है उसको अगर तोड़ा जाए तो एक लास्ट में एक इतनी सूक्ष्म कण बच जाता है जिसको तोड़ना असंभव है, तो उनके हिसाब से परमाणु क्या था? अविभाज्य था और अविनाशी, इसका नष्ट नहीं हो सकता। इंडिविजुअल, इंडस्ट्रेबल था। ठीक है ना, अविनाशी था। तो ये परमाणु के बारे में सबसे पहले भारत के जो दार्शनिक थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने बताया था। 500-600 ईसा पूर्व की बात है, ये ईस्वी में नहीं है, ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, तो इनको भारत ने क्या सम्मान देने के लिए भारतीय परमाणु शास्त्र का जनक मान लिया। ठीक है, शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। सबसे पहले परमाणु के बारे में बताने वाले कौन थे? महर्षि कर्णाद थे। परमाणु का नाम दिया था सबसे पहले डेमोक्रेटस ने, तो आपको ये भी याद करना है। ठीक है, डेमोक्रेटस के अनुसार भी पदार्थ जो है, मैटर है, वो किससे बना हुआ है? पदार्थ परमाणु से बना था। और ये लगभग 475 ईसा पूर्व की बात है, यानी पहले की बात है। ये 2500 साल पहले की बात है। ठीक है, तो पदार्थ वह परमाणु से बना है। डेमोक्रेटस ने पहली बार परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। आपको याद रखना है ये शब्द का प्रयोग, ये टर्म जो कॉइंड की गई थी या टर्म जिसके द्वारा दी गई थी, वो कौन थे? डेमोक्रेटस थे। ल्यूसिफस डेमोक्रेटस ग्रीक फिलोसफर थे। दोनों का नाम आता है, लेकिन शब्द देने के नाम पे अगर बात करें तो डेमोक्रेटस का आता है। परमाणु एटम शब्द का यूज किया था। ठीक है, परमाणु शब्द का यूज। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, भारत शास्त्र परमाणु शब्द का पहले जिक्र किसने किया था? कर्णाद ने, अगर ऑप्शन में हो तो।
डेमोक्रेटस शब्द का प्रयोग किसने किया, सॉरी, डेमोक्रेटस ने किस परमाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? ठीक है, इन्होंने परमाणु शब्द का प्रयोग किया था एटोमिया शब्द से। एटोमिया, एटोमिया का मतलब होता है इंडिविजुअल, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है अविभाज्य। जिसका मतलब क्या होता है? अविभाज्य। तो एटोमिया से एटम बन गया, ठीक है ना, एटम पदार्थ। छोटी सी बात हुई क्लियर। अब ये तो दार्शनिक थे मान लो। इसके बाद क्या आते हैं? इसके बाद आते हैं जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, इनसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? परमाणु सिद्धांत या फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, या मॉडल सबसे पहले किसने दिया था? डाल्टन का पहला परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? उन्होंने तो बताया था, अपनी बुक वगैरह में लिखा था, दार्शनिक थे, उन्होंने अपनी बुक वगैरह में लिखा था भी पदार्थ परमाणु से बना होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, अपने साइंस की दृष्टि से या साइंटिफिक जो इसको डिस्क्राइब किया था, वर्णन इसका जो किया था साइंस के तरीके से, तो वो किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने परमाणु को शब्द का प्रयोग किया। तो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी जो जिसने दी थी वो थे जॉन डाल्टन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। परमाणु क्या होता है, ठीक है। बाकी सिद्धांत पिछली क्लास में सारे करवा दिए मैंने, ये इसलिए करवाया थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पढ़ना भी है, ठीक है ना। सैक्रोडिगर ने क्या किया था? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी थी, आधुनिक परमाणु सिद्धांत जो दिया था, ठीक है। अब परमाणु के बारे में हमें क्या पढ़ना है, परमाणु क्या होता है, ठीक है। कुल मिला के निचोड़ क्या निकलता है परमाणु का, हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। परमाणु है ना, एक बात याद रखो, इनके अनुसार अति सूक्ष्म कण है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। बात गलत हो चाहे सही हो, तो परमाणु क्या है, ठीक है। यानी परमाणु अति सूक्ष्म कण है, बहुत सूक्ष्म कण है, आप कहोगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु वह छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, अभिक्रिया में भाग लेता है। ये लंबा लिखना है आपको, लेता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये लिख लो आप, मैं समझाऊंगा, ठीक है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, इंडिपेंडेंट, उसकी कोई एक्सिस्टेंस नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, यानी बहुत ही कम चांस है। मोस्ट ऑफ की बात करें तो सामान्यतः आप कह सकते हो, सामान्यतः। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, जैसे आपका नियोन, ऑर्गन, ठीक है, लिथियम, और क्रिप्टॉन लिख लो, Kr।
ठीक है, तो ऐसे परमाणु भी हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। समझ में आई बात। लेकिन इनके अलावा ये बाकी परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। यानी वो किसके रूप में रहते हैं? तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, तो वो रहते हैं मॉलिक्यूल, अणु के रूप में। किसके रूप में रहते हैं? अणु के रूप में रहते हैं। ठीक है, अकेला आपको क्या नहीं मिलता? परमाणु नहीं मिलता। इनके अलावा तो हाँ, तो ये रह सकते हैं। क्लियर हुई बात? यानी अति सूक्ष्म कण है, ठीक है, परमाणु और परमाणु मिलके अणु का निर्माण करते हैं भाई आपके। क्या कहना चाह रहा है ये? ठीक है, देखो, यानी एक ऐसा छोटा कण जो विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, उसे हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, इतना छोटा कण है परमाणु, वह छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया यानी कोई भी केमिकल जो रिएक्शन होगा ना आपका, उसके अंदर ये पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, पार्टिसिपेट करेगा, तो केमिकल रिएक्शन होगा तो ये पार्टिसिपेट करेगा। सबसे छोटा कण नहीं है इसके हिसाब से, इससे छोटे कण भी पाए गए हैं, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना, इससे छोटे कण भी पाए गए हैं। लेकिन आपको याद करना है अति सूक्ष्म कण है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, ये बात याद करनी। परमाणु है छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन कौन रह सकता है? अणु के रूप में रहता है, तो अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अपने। ठीक है, और परमाणु एटम और एटम को जब एक साथ मिलाया जाता है तो उसको मॉलिक्यूल या अणु कहते हैं। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया में अणु भाग नहीं लेता, याद रखना। ठीक है, अणु नहीं लेता, ये केमिकल परमाणु आपका भाग लेता है। क्लियर हुई बात? और परमाणु ही बार बार ये एक ही बात कहते आ रहे हैं सब, परमाणु यानी पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, हर एक पदार्थ किससे बना हुआ है? एटम यानी परमाणु से बना हुआ है। प्रत्येक पदार्थ किससे बना हुआ है? तो आपका प्रत्येक पदार्थ जो है वो किससे बना हुआ है? तो आपका वो परमाणु से बना हुआ है। ये बात भी याद रखनी है आपको। ठीक है, अब ये छोटी सी बात हो गई, इससे ज़्यादा परमाणु के बारे में आपको याद नहीं करना है। यहाँ पर परमाणु तो बहुत लंबा चलेगा रे, बहुत लंबा दंगल चलेगा रे भैया। क्लियर हो गई बात इतने? ठीक है, यानी अति सूक्ष्म कण, अति सूक्ष्म कण क्या है? एटम। अब एटम है ना, ये आपको पता है, सबको पता है, बीच में क्या होता है? इसके नाभिक होता है, उसके चारों ओर कक्ष होते हैं। अगर पीछे वाली वीडियो देखिए तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, आपको पता हो तो, यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ से केंद्र से मैं कह दूँ, मान लो ये है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमें त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये परमाणु की त्रिज्या कितनी है? क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो परमाणु त्रिज्या, तो ये त्रिज्या होती है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, और 10 की पावर 10 की माइनस पावर 10 हो तो उसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर किसके होता है? तो 10 की माइनस 10 मीटर के बराबर होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई भी क्या है? वेव लेंथ मापने की इकाई भी क्या है? वेव लेंथ। तरंग मापने की इकाई क्या? आपसे पूछे
एंगस्ट्रॉम है। आपसे पूछे परमाणु की त्रिज्या किसमें मापी जाती है, परमाणु की त्रिज्या किसमें मापी जाती है? एक सेकंड रुक जाओ भैया, परमाणु की त्रिज्या मापेंगे, डिजिटल बोर्ड लेके आएंगे। ठीक है, आप व्यू न कुछ व्यू आए तब तो लेके आए यार, कहाँ से लेके आए, नहीं तो डिजिटल बोर्ड है ना। ठीक है, तो परमाणु की त्रिज्या किसमें मापी जाती है? तो आपका आंसर क्या होगा, एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम। और कितने होती है मीटर में दे दे वो परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। क्लियर हुआ? यानी बहुत छोटा कण है जिसको नंगी आंखों से तो देखना संभव ही नहीं है ना, है ना। अब परमाणु की त्रिज्या के साथ साथ मैं एक बात और कर लेता हूँ। नाभिक जो है आपका, न्यूक्लियस क्या होता है आपको पता भी नहीं होगा शायद। न्यूक्लियस, नाभिक, उसकी त्रिज्या किस में मापी जाती है? अब ये नाभिक है इसके बीच का, अब इसकी त्रिज्या की बात करूँ मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो त्रिज्या है इसकी आर जो है उसकी बात करूँ तो ये किस में मापी जाती है? तो परमाणु से भाई लाख गुना छोटा होता है नाभिक, 10⁻⁻15। और इस -15 इस वैल्यू को बोलते हैं फर्मी। क्या बोलते हैं? फर्मी, एक फर्मी। ठीक है, तो आपसे पूछे नाभिक की त्रिज्या किस में मापी जाती है, तब आपका आंसर होगा फर्मी के अंदर मापी जाती है। नाभिक की त्रिज्या किस में मापी जाती है? फर्मी के अंदर मापी जाती है। ठीक है ना, परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है और इस नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है, जिसे फर्मी कहते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, मान लो मॉलिक्यूल पूछ ले, मान लो मॉलिक्यूल यानी अणु की त्रिज्या किस में मापी जाती है? तो इसकी त्रिज्या होती है 10⁻⁹ मीटर, यानी इस पावर को बोलते हैं 1 नैनोमीटर, बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो आप कहोगे अणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। अणु की त्रिज्या किस में मापी जाती है? नैनोमीटर में मापी। अणु की त्रिज्या नैनोमीटर में, परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में, और नाभिक की त्रिज्या फर्मी के अंदर मापी जाती है। और ये बात नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना, परमाणु की त्रिज्या नाभिक से लाख गुना बड़ी होती है, 1,00,000 गुना बड़ी है, देख लो। ठीक है ना, आपको कैसे है देखो, 10⁻10 और 10⁻15 कौन सा छोटा है? ठीक है ना, 1 10⁻10 और 1 10⁻15। ठीक है, तो 10 तो बराबर हो गई, 5 बच गई। 5 का भी मतलब ये 10 है तो ये कितनी है, सॉरी ये क्या, तो ये कितनी होगी, 3 2 5 1,00,000। ठीक है, यानी ये 1/, ये तो 1 और ये कितनी है, 1,00,000। तो यानी कितना अंतर हो गया, 1,00,000 गुना, यानी 1,00,000 गुना ये छोटी हो गई ना, -15 की बात है तो, क्योंकि ये तो 1 है और ये 1/1,00,000 है। तो किसकी त्रिज्या छोटी हो गई, ये 10⁻15 वाली छोटी हो गई ना, तो परमाणु की त्रिज्या नाभिक से 1,00,000 गुना बड़ी हो गई, 1,00,000 गुना बड़ी हो गई, है ना। ठीक है, इनका अनुपात पूछ ले तो भी बता देना आप, क्या दिक्कत है। तो ये तो त्रिज्या विर्जा की बात थी जो आपको याद करनी है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर दोबारा लिखा देता हूँ एक बार आपकी भलाई के लिए। परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है।
किसमें? एंगस्ट्रॉम में, जिसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। और एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या फर्मी में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? फर्मी में। और एक फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर के। अणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। और नैनोमीटर, एक नैनोमीटर होता है 10⁻9 मीटर। ठीक है, इस बात को इसे लिख लेना आप, क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अब जो परमाणु है, परमाणु के दो भाग होते हैं। परमाणु के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, यानी 2 भाग होते हैं। परमाणु के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। नंबर 1 ऑर्बिट, सेल या कक्षा बोल देते हैं। परमाणु को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक स्टेप बाय स्टेप मेरे को ऐसा लग रहा है, मान लो मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ भी, आपने केमिस्ट्री स्टार्ट ही की है, ठीक है ना, और आपको बेसिक नॉलेज भी मिलेगी यहाँ से। बेसिक यानी वो चीज़ जो आप बार बार गलतियाँ करते हो ना, उस चीज़ को सुधारने का मौका, दिमाग में कुछ चीज़ें सेट करने का मौका मिलने वाला है आपको। ये नहीं है भी सीधा कूद के भाग गए, ठीक है ना। परमाणु होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, बस खत्म। आराम से धीरे धीरे जैसे 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे पढ़ते हैं ना, उस तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आपको, मैं जानता हूँ केमिस्ट्री के अंदर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ाने वाले जो टीचर है ना, वो अपर लेवल के टीचर होते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें छोड़ जाते हैं, उनको ये लगता है सब बच्चों को पता होगी, लेकिन आपको वो पता नहीं होती है, क्योंकि आप आर्ट साइड से हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखो। 2 भाग होते हैं, ऑर्बिट और एक होता है नाभिक, यानी न्यूक्लियस। तो परमाणु को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका नाभिक, और ये हो गई आपकी कक्षाएं। मैं इसको पॉजिटिव लिख देता हूँ बीच से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, 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 अरे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 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 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इसको हम बोलते हैं नाभिक। और ये बाहर जो दिखाई दे रहा है ना, 1 2 3 KLM लिख दो मान लो मैं, तो इनको बोलते हैं कक्षा। ठीक है, क्या बोलते हैं? कक्षा। तो यहाँ से आप ये बात भी लिख सकते हो, कक्षा जो होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वैसे कक्षा के अंदर भी इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से पाए जाते हैं, ये बात भी पढ़नी है हमें। ठीक है, कक्षा में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इसमें पाए जाते हैं आपके प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए तो ना, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों के दोनों नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। नाभिक न्यूट्रॉन, नाभिक न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है ना। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में, नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो चक्राकार रास्ता होता है उसे कक्षा या कक्ष, ऑर्बिट, सेल, सब सेल या एनर्जी लेवल कहा जाता है। तो कितने भाग हो गए? 2, यानी ये बीच वाला भाग नाभिक है जनाब, और ये इसके बाहर चक्कर जो बनाए हैं मैंने, चक्राकार रास्ते जो बनाए हैं, वो कक्ष, ऑर्बिट या कक्षा है। क्लियर? सर्कुलर जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का, उसको कक्ष, ऑर्बिट कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब लिखाएंगे, इस बात को भी लिखा देंगे आपके लिए, क्या बात करते हो।
ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की थोड़ी सी मैं कहानी यहाँ से और बता देता हूँ। नाभिक के बारे में तो पढ़ेंगे। अब इनको कई बार मैंने ये क्वेश्चन देखा, आपसे पूछ लिया जाता है निम्न में से नाभिकीय कण कौन से हैं, ठीक है। तो नाभिकीय कण कौन से हैं, तो नाभिक के अंदर पाए जाने वाला कण कौन से हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। इनको हिंदी में लिख दिया जाता है न्यूक्लियॉन, ठीक है, यानी न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का मतलब न्यूक्लियर में पाए जाने पार्टिकल। नाभिक में पाए जाने वाले कण कौन से हैं, तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए उनको न्यूक्लियॉन भी बोला जाता है, याद रखना। दोनों को इकट्ठा करके बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियॉन क्या है, नाभिक के अंदर जो कण पाए जाते हैं उनको बोला जाता है। कई बार इनको क्वार्क भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्वार्क, ठीक है। नाभिक के ऊपर क्वार्क पाया जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, क्वार्क। क्वार्क भी बताऊंगा मैं जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों आपको करवाऊंगा, ठीक है, तो वो चीज़ भी हम करवाएंगे, क्वार्क क्या होता है, ठीक है। क्वार्क क्या होता है, जैसे क्वार्क होता है ना, मैं बता देता हूँ। क्वार्क ये दो प्रकार का होता है। अब क्वार्क, डाउन क्वार्क, काम आएगा, लिख लो तो, ठीक है। अब क्वार्क जो होता है उसकी वैल्यू होती है +2/3 और इसकी वैल्यू होती है -1/3, ठीक है। ये दो वैल्यू होती है, तो आप लिख लेना डाउन क्वार्क अप क्वार्क, जिससे आवेश का पता चलता है। क्या करता है, आवेश, इसके अंदर आवेश, प्रोटॉन के अंदर कौन सा है, न्यूट्रॉन के अंदर कौन सा है, ठीक है। और प्रोटॉन की वैल्यू क्वार्क में क्या होती है, तो वो चीज़ भी हम पढ़ेंगे। दोनों इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, जब हम प्रोटॉन करेंगे तब पढ़ेंगे, अब खिचड़ी नहीं बनाने वाले, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कक्ष के अंदर, ऑर्बिट के अंदर। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से बना होता है, ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। ये बात लिख ली मेरे हिसाब से आपने, ठीक है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। परमाणु किससे बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु को दो भागों में बांटा जा सकता है। बीच वाले भाग को नाभिक कहा जाता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिकीय कण जिन्हें बोला जाता है न्यूक्लियॉन या न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है, ठीक है, क्वार्क। उसके बाद एक ऑर्बिट कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये बात क्लियर हुई अपने हिसाब से, ठीक है। इतनी बात क्लियर होने पे हम पढ़ते हैं कक्ष, ठीक है ना। हम क्या पढ़ेंगे, कक्ष पढ़ेंगे। लिखें फिर ऑर्बिट, आप ऐसे भी लिखते हैं एटम, पार्टिकल, परमाणु कण, परमाणु कण, ये बात भी आप लिख लेते हैं। परमाणु कण कौन कौन से हैं, तो आपसे सीधा पूछे तो आपको आंसर क्या देना है। एक तो आपका इलेक्ट्रॉन है, एक आपका प्रोटॉन है और एक आपका न्यूट्रॉन है। परमाणु कण भी कहा जाता है इनको। ये आपका किस में पाया जाता है, नाभिक से बाहर कक्षा के अंदर पाया जाता है, यानी, और ये दोनों आपके नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, नाभिक के। लेकिन पाए तो किस में जाते हैं, ये परमाणु में ही तो है, ठीक है ना, परमाणु में भी तो है। तो इस प्रकार से भी आप इनको लिख सकते हैं। क्लियर हुई बात, करें पढ़ना शुरू क्या यार, पानी दियो थोड़ा।
टाइम ठीक हो चुका है। ठीक है, तो आप इतने लिख लो, छोटा सा नाभिक तो लिख ही लो यार, न्यूक्लियस तो आप लिख ही लो, नाभिक क्या है। ठीक है, नाभिक कुछ नहीं है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से बना हुआ परमाणु का भाग है। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक क्या है, तो नाभिक कुछ भी नहीं है, नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना हुआ एक परमाणु का भाग है जो केंद्र के अंदर संगठित है। केंद्र के अंदर मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ चिपके हुए, वहाँ पर ये संगठित होके क्या बनता है, नाभिक बनता है। संगठित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से अगर दोनों को साथ में जोड़ा जाए तो उसे ही नाभिक कहा जाता है, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, नाभिक कोई ऐसी चीज़ नहीं है भी उसके ऊपर परत है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे ऐसे चिपकाए गए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक बबल्स जो होते हैं ना, या क्लाउड जैसे बादल की तरह अंदर इसके अंदर पाए जाते हैं, और ऊपर इसके चारों ओर कक्षा होती है जिसके कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ क्या है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो है मैंने बताया था, इसकी त्रिज्या जो है ना, इसकी त्रिज्या अलग अलग लिखो, काम आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो भैया आप। इसकी त्रिज्या 10⁻15 मीटर के बराबर, यानी ए फर्मी में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, फर्मी होती है। क्लियर है। नाभिक परमाणु से 1,00,000 गुना छोटा है, ये बात भी लिख लो। हाँ जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या लिखनी है, नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश होता है। नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है, याद रखना। नाभिक पे कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। ठीक है, धन आवेश पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है प्रोटॉन। क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है। नाभिक और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कुछ भी चार्ज नहीं होता, इसलिए नाभिक, पूरे नाभिक पे कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है ना, हो जाएगी क्लियर। परमाणु का लगभग द्रव्यमान नाभिक में पाया जाता है, ये बात भी लिख लो। सीधा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से तो यार। ठीक है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बीच न्यूक्लियस फोर्स यानी नाभिकीय बल लगता है, नाभिकीय बल लगता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच कौन सा बल लगता है, यानी इसको चिपकाए रखने के अंदर जो कौन सा बल काम करता है, तो न्यूक्लियर फोर्स जो है, न्यूक्लियर फोर्स जो है यानी नाभिकीय बल काम करता है। यानी ये जो प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ चिपके हुए क्यों हैं, क्योंकि इनके बीच कौन सा फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, यानी नाभिकीय बल है। ठीक है ना, नाभिकीय बल है, क्योंकि इनके अंदर चार्ज तो है नहीं न्यूट्रॉन के अंदर। अब चार्ज नहीं तो एक दूसरे से चिपके कैसे, चिपके बल के कारण। किस बल के कारण, नाभिकीय बल के कारण। ठीक है ना, और आप ये भी कह सकते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय बल है तो
नाभिक के अंदर, नाभिक में नाभिकीय ऊर्जा पाई जाती है। न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा पाई जाती है। नाभिकीय बल है तो ऊर्जा कौन सी हो गई? नाभिकीय ऊर्जा हो गई। यानी आपसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच कौन सा बल लगता है? नाभिकीय बल लगता है। लेकिन आपसे पूछेगा नाभिक में नाभिकीय ऊर्जा, नाभिक में कौन सी ऊर्जा? नाभिकीय ऊर्जा है, ठीक है ना। अब नाभिक में न दे के वो न्यूक्लियस दे दे यहाँ पे मान लो, और हिंदी में पूछ ले नाभिकीय ऊर्जा पाई जाती है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। नाभिक में नाभिकीय ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है ना। परमाणु के अंदर, नाभिक के अंदर नाभिकीय ऊर्जा पाई जाती है। क्लियर हो जाएगी बात ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कौन सा बल लगता है? तो नाभिकीय बल, नाभिक के अंदर है वो नाभिकीय बल लगता है, ठीक है ना। परमाणु लगभग नाभिक में स्थित होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन पाया जाता है। नाभिक परमाणु से 1,00,000 गुना बड़ा होता है। इसकी त्रिज्या ये होती है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है। परमाणु का एक भाग होता है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो इसकी आपको, ठीक है, क्या लिखनी है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? खोज रदरफोर्ड साहब ने की थी भैया। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। खोज रदरफोर्ड ने की थी। और किसका यूज करके की थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अल्फा पार्टिकल का यूज करके की थी, अल्फा कणों का यूज करके की थी। अल्फा तो आपसे सीधा पूछ लिया जाता है कई बार, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किन कणों का यूज, अल्फा बीटा गामा। तो आपका आंसर क्या देना है? किन कणों का यूज किया था? रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल का प्रयोग किया था और रदरफोर्ड ने इसकी खोज की। मैंने बताया था पिछले में जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर भी केंद्र के अंदर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। एक गोल्डन फिल्म एक्सपेरिमेंट किया था। कौन से एक्सपेरिमेंट से हुई थी ये भी पूछ लेना आपसे, कौन से एक्सपेरिमेंट से हुई थी। तो गोल्डन, ठीक है, फिल्म एक्सपेरिमेंट, या दूसरा आता है आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अल्फा कण परकिरणन प्रयोग, परकिरणन प्रयोग। दूसरा नाम इसका है स्वर्णपत्री प्रयोग। से किसकी खोज हुई थी? नाभिक की खोज हुई थी। अल्फा कण पार्टिकल से किसकी खोज की थी? रदरफोर्ड जी ने न्यूक्लियस की खोज की थी, जिसके अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको पढ़ लेनी है बहुत अच्छे से। ये आपका नाभिक है भैया, नाभिक क्या है? नाभिक, नाभिक। इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए तो पॉजिटिव लिखा है। देखो ऐसे ही लिख लो आप, अपने आप याद रह जाएगा। और ये देखो ई ई ई ई ई अब इस पे नेगेटिव लिखा है। बाकी चीज़ें तो मैं करूँगा आगे। अब तक तो प्रोटॉन पढ़ना है आपको, न्यूट्रॉन पढ़ना है आपको, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो अब आगे क्लास के अंदर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, उस पर चार्ज कैसा होता है, उसका द्रव्यमान क्या होता है। न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कक्ष क्या है, उपकक्ष क्या है, ठीक है। उसके बाद कक्षक क्या है, यानी सेल, सब सेल, ऑर्बिटल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उसके अंदर किस प्रकार से पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक एक चीज़ को याद करके पढ़ेंगे भैया, ठीक है ना। आज के लिए आज्ञा दो भैया, इतना ही बहुत है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ।